हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 12वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस 12वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 12वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 12वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से WEY का संबंध है 53 के साथ में, उसी प्रकार से PGE का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि WEY से यहाँ पर 53 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि PGE से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि WEY से यहाँ पर 53 कैसे बना है। तो WEY से यहाँ पर 53 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन तीनों अल्फाबेट लेटर का क्या किया गया है, नंबरिंग किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए W आता है कितने नंबर पर, 23 नंबर पर है। उसके बाद में E आता है 5 नंबर पर है। उसके बाद में Y आता है 25 नंबर पर है। अब क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 23 और 5 मिलकर बन जाएगा 28, 28 और 25 मिलकर बन जाएगा 53। और ध्यान से देखिए 53 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर PGE के अंदर है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन तीनों अल्फाबेट लेटर का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और जो नंबर आएगा उन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए पहला लेटर है P आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। P के बाद में G आता है 7 नंबर पर है। G के बाद में E आता है 5 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा 28। यानी कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर टोटल बन जाएगा 28। यानी कि PGE का संबंध हो जाएगा संख्या 28 के साथ में। अब हमें देखना है कि संख्या 28 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 28 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम 2 तरीके
तरीके से सोल्व करते हैं। या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई देखिए, जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे समझना हम उस प्रश्न को क्या करेंगे, बड़ी संख्या की ओर ही सोल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या में दी गई है इस तरफ यानी कि रो के अंदर है, तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर। कैसे वो देखिए, यहां पर देखिए, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। संख्या बड़ी दी गई है हमें रो के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह वाली लाइन के अंदर है सबसे पहले हम यहां पर पता करेंगे कि यहां पर 7 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 7 के सामने हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 6। तो इन दोनों संख्याओं का हम क्या करें कि यहां पर 7 आ जाए। तो मेरे भाई यहां पर 7 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 8 और 6 इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 8 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 6 मिलकर बन जाएगा 14। अब 14 से 7 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 14 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 14 को 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर बनेगा 7। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरी पंक्ति के अंदर यहां पर पता करेंगे कि यहां पर 11 इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, इस 11 के सामने भी दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 9 और दूसरी संख्या है 13। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 9 और 13 को सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए 9 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 13 मिलकर बन जाएगा 22। ठीक है, अब सभी की तरह जिस प्रकार से यहां पर 14 को 2 से भाग किया गया था, इस 22 को भी हम कर देंगे 2 से भाग। तो मेरे भाई 22 को 2 से भाग करेंगे तो यहां पर कितना बन जाएगा 11। और ध्यान से देखिए 11 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे तीसरी पंक्ति के अंदर है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की लाइन में भी हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए 3 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 7 मिलकर बन जाएगा 10। अब सभी की तरह हम क्या करेंगे, इस 10 को भी 2 से भाग कर देंगे। तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 5। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 5। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 5 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि TOM को 32 लिखा जाता है और ROCK को 28 लिखा जाता है तो DATTLE को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि TOM को 32 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि ROCK बराबर 28 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि DATTLE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि TOM को कितना लिखा गया है। तो मेरे भाई TOM को लिखा गया है 32। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए मेरे भाई देखिए T का नंबर होता है 20, उसके बाद में है O,
ओ का नंबर होता है 15, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, एम का नंबर होता है 13। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 और 13 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 35 और 13 हो जाएगा 48। अब यहाँ पर 48 से 32 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, 48 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 48 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 चौक 32। और ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि ROC के बराबर 28 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम लिख लेते हैं ROC के, इसको क्या लिखा गया है 28। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई R का नंबर होता है कितना 18, ठीक है। उसके बाद में क्या है O का नंबर होता है 15, ठीक है। उसके बाद में है C का नंबर होता है 3 और उसके बाद में क्या है K, तो मेरे भाई K का नंबर कितना होता है, तो K आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 15 हो जाएगा 33, 33 और 3 हो जाएगा 36, 36 और 11 हो जाएगा 47। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, 47 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 47 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 7 चौक हो जाएगा 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम इसी प्रकार से यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि DATTLE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर एक बार देखिए इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि DATTLE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर है D आता है 4 नंबर पर, उसके बाद में है A आता है 1 नंबर पर, उसके बाद में है TT, मेरे भाई T आता है 20 नंबर पर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 बार लिख देंगे 20, ठीक है। उसके बाद में क्या है L आता है 12 नंबर पर, यहाँ पर लिखेंगे 12। उसके बाद में है E आता है 5 नंबर पर है। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5, 5 और 20 कितना हो जाएगा 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, 45 और 12 हो जाएगा 57, 57 और 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 57 और 5 हो जाएगा 62। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 62 के दोनों अंकों को भी आपस में गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 62 के दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 दूना के 12, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर बनेगा 6 दूना के 12, यानी कि DATTLE को लिखा जाएगा 12। अब हमें देखना है कि 12 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 12 में दिया गया है ऑप्शन C के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि ये मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा मात्र 80 रुपए के अंदर। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस मास्टर पीडीएफ सेट को कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और मेरे भाई
इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों को तैयार किया है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने दी गई है 3 आकृति। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पहली आकृति में देखना है कि यहाँ पर संख्या 26 कैसे आई है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है दूसरी आकृति में कि यहाँ पर बीच में 26 कैसे आया है। फिर सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली आकृति में यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 26 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर 26 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इस 4 और इस 6 इन दोनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। यदि हम 4 और 6 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 चौका 24 और इस 24 के अंदर यदि हम इस तीसरी संख्या 2 को ऐड कर देंगे तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी आकृति में पता करेंगे कि सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 26 लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 3 और इस 4 इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 3 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा 21। और मेरे भाई यदि हम इस 21 के अंदर इस तीसरी संख्या 5 को ऐड कर देंगे तो 21 और 5 मिलकर बन जाएगा 26। और ध्यान से देखिए 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम आसानी से बता देंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस 5 और इस 8 इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 और 8 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 पंजे 40। और मेरे भाई इस 40 के अंदर इस तीसरी संख्या को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तीसरी संख्या है 4, तो 40 के अंदर 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 40 और 4 मिलकर बन जाएगा 44। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 44। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 44 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 10:09 हो रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए, वास्तविक समय पूछा जाए या फिर दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछा जाए, आपको करना क्या है, जो भी समय आपको प्रश्न के अंदर
दिया गया है उस समय को आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। यदि आप 11:60 में से दिए गए समय को घटा दोगे तो आपसे पूछा गया समय ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 10:09 हो रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, यानी कि हमसे पूछा गया है वास्तविक समय। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11:60 में से 10:09 को घटा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 11:60 में से 10:09 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो देखिए 60 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 51 है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11 में से 10 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। यानी कि मेरे भाई यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 10:09 हो रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय होगा 1:51। अब हमें देखना है कि 1:51 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 1:51 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी है लाइकेन में, ऑप्शन सी है जीवाणुओं में और ऑप्शन डी है हरे शैवालों में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लखवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए पवना नदी पर है, ऑप्शन बी है यमुना नदी पर है, ऑप्शन सी है चंबल नदी पर है और ऑप्शन डी है बेतवा नदी पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि लखवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लखवर बांध यमुना नदी पर स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर याद रखना, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि लखवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना लखवर बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये तीनों के तीनों विटामिन क्या हैं, वसा में घुलनशील हैं। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि जनजातियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चकमा जनजाति अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए सभी को इस क्लास को कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महाजनपद काल के दौरान कौन सी सबसे बड़ी राजधानी थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि महाजनपद काल के दौरान सबसे बड़ी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करते हैं नील हरित शैवाल। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक है? ऑप्शन ए है आयरन का, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी है आयोडीन का और ऑप्शन डी है लेड का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से नाइट्रोजन का सबसे कम गलनांक है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस राज्य में सूर्य मंदिर मोढेरा स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है बिहार राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुजरात राज्य में सूर्य मंदिर मोढेरा स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चोल साम्राज्य के समय प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से चोल साम्राज्य के समय का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चोल साम्राज्य के समय का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वरदेश्वर मंदिर है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस का, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस का, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन गैस का और ऑप्शन डी है
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस जिसको हम बोलते हैं उसका अवशोषण करते हैं। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए पारद थर्मामीटर से, ऑप्शन बी है गैस थर्मामीटर से, ऑप्शन सी है पायरोमीटर से और ऑप्शन डी है रंगीन थर्मामीटर से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को पायरोमीटर यंत्र से निर्धारित किया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पाश्चर ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई है वेबर। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन सी है कशेरुक रज्जु में और ऑप्शन डी है
तंत्रिका कोशिका में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।